अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है और हुज्जाज कराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम करम, आफ़ियत, सुकून और मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं में मशगूल हैं। लाखों आज़मीन हज ने मैदान अराफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। मस्जिद नमरा में सऊदी बुजुर्ग उलमा काउंसिल के शेख यूसुफ मोहम्मद बिन सईद हज का खुतबा दिया और मुसलमानों को बातिल से दूर रहने और मुत्तहिद होने का पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने तफरके में डालने से मना किया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग होने में मुसीबत है। हुक्म है कि इख्तलाफ की सूरत में कुरान और सुन्नत और मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ताला से रुजू करो। तमाम हुज्जाज कराम अपनी दुआओं में कसरत से लोगों को याद करें। हुज्जाज कराम ने मैदान अराफात में ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की और फिर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। मनासिक हज की अदायगी पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए 8 जुल्हज को मिना की आरजी खेमा बस्ती पहुंचे। कोरोना वायरस के 3 साल बाद मिना की खेमा बस्ती मुकम्मल तौर पर आबाद हुई। मिना में क़याम के बाद दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए 9 ज़ुल्हज को नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद मैदान अरफात में जमा हुए। हुज्जाज ने मस्जिद निमरा में हज का खुतबा सुना। इमाम काबा शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज में मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यगानगत की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को बाहमी इख्तलाफात में नहीं पड़ना चाहिए। हाकमियत और हकीकी हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह ताला की है। मुसलमान सिर्फ तौहीद के पैरोकार हैं। तौहीद की दावत सब नबियों ने दी। हर शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह की बंदगी करे और शिर्क से दूर रहे। कुरान में इत्तेहाद की हदायत की गई है। अल्लाह ने तफरकाबाजी से मना किया है। खुतबा हज के बाद मस्जिद नमरा में हुज्जाज ने ज़ोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 तकबीरात के साथ अदा की। हुज्जाज कराम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। नमाज मगरिब से पहले मैदान अरफात को छोड़ने का हुक्म है। हाजी मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हुए। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हुज्जाज कराम ने मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की और शैतान को मारने के लिए कंकरियां चुनी। हुज्जाज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले क़याम करने के बाद नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद मिना में अपने खेमों में वापस आएंगे, जहां से शैतान को पहले दिन कंकरियां मारने के लिए जमरात कम्प्लेक्स रवाना होंगे। शैतानों को कंकरियां मारने के बाद वापस मिना में अपने खेमों में आएंगे, जहां कुर्बानी के बाद बाल मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। इसी तरह दूसरे दिन भी शैतान को कंकरियां मारने के लिए वापस कम्प्लेक्स जाएंगे और तीसरे दिन भी शैतान को कंकरियां मारकर मक्का मुकरमा में अपनी रिहाइश गांव में वापस आ जाएंगे। मिना में 3 दिन क़याम हज का लाजमी रुकन है। मिना में 3 दिन क़याम के दौरान हुज्जाज का किसी भी वक्त मक्का मुकरमा में तवाफ और ज़ियारत के लिए जाना भी हज का लाजमी रुकन है। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे नीम सरकारी दस्ते वैगनर की, जिसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए अहम हथियार का किरदार अदा किया है, लेकिन उनकी हालिया बगावत के ऐलान ने जंग की सफबंदी तब्दील करके रख दी है। बेलारूस के सदर की सालसी में ये मसला हल तो कर लिया गया है, लेकिन इसके जो असरात हैं वो शायद देर तक जंगी महाज पर असर अंदाज होते रहेंगे। खबरसा इदारे के मुताबिक रूस के साथ ये मुआहदा तय पाया कि वैगनर ग्रुप के सरबरा योगेनी प्रिगोजिन बेलारूस मुंतकिल हो जाएंगे ताकि मुस्तकबिल में बगावत का खदशा न रहे। मॉस्को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, ये कहा गया है। लेकिन नाज़रीन, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली अफवाज का दौरा किया और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी अफवाज हर समत में पेशकदमी कर रही हैं। उन्होंने रूसी फौज को मुखातिब किया और कहा कि आपकी अफवाज जितनी देर यूक्रेन की सरजमीन पर रहेंगी, रूस को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका, बरतानिया और मगरबी ममालिक ने भी वैगनर्स की बगावत को रूसी फौज की नाकामी करार दिया है। नाज़रीन, तब्दील होती सूरत हाल में बरतानिया ने यूक्रेन के 17,000 फौजियों की तरबियत मुकम्मल कर दी है और ऑस्ट्रेलिया ने भी कीव के लिए $74 मिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। जबकि दूसरी तरफ रूसी लड़ाका तैयारों ने बहिरे बाल्टिक में जंगी और खुसूसी कार्रवाइयों की जांच के लिए मशकें शुरू कर दी हैं।
ویگنرز کی بغاوت اور میدان جنگ کی بظاہر تبدیل ہوتی صورتحال کے بارے میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے. ہم ان سے کچھ ہی دیر میں بات کریں گے, لیکن پہلے اس پر ہماری ریسرچرز کی ٹیم نے ایک پیکیج تیار کیا ہے, آپ کو وہ دکھائیں گے. روس کے نیم فوجی دستے ویگنر کے کمانڈر یوگینی پریگوزین نے فوجی بغاوت کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ روسی فوج کے خلاف ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. کمانڈر یوگینی نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر دفاع سرگئی شوئیگو اور چیف آف جنرل سٹاف یوکرین کے قریب واقع شہر روستوف میں ان سے ملنے آئیں, جہاں انہوں نے سرحد کے قریب واقع اس شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. کئی ماہ سے ان کی جانب سے کھلے عام وزیر دفاع اور اس کے اعلیٰ ترین جنرل پر نااہلی کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے. رپورٹس کے مطابق روس کی ایف ایس بی سیکیورٹی نے قبل ازیں کمانڈر یوگینی کے خلاف مسلح بغاوت کا ایک مقدمہ کھولا اور کہا تھا کہ ان کے بیانات روسی سرزمین پر مسلح خانہ جنگی شروع کرنے اور ان کے اقدامات روسی فوجیوں کی پیٹھ میں چرا گھونپنے کے مترادف تھے. خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ یہ یوکرین پر روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے بعد صدر پیوٹن کو مقامی سطح پر درپیش سب سے بڑا بحران تھا. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ روسی فوج کے درمیان دراڑ سامنے آئی ہے. یوکرین کے دارالحکومت کیف کے انڈیپینڈنس اسکوائر میں خوشی کا سماں دکھائی دیا. فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی نے واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وائٹ ہاؤس, پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں روسی فوجی دستے کی بغاوت سے ایک روز قبل بریفنگ ہوئی, جن میں جوہری قوت کے حامل روس میں ہونے والی ممکنہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے خفیہ اداروں نے جون کے وسط میں ایسی علامات کو محسوس کر لیا تھا کہ ویگنر اور اس کے سربراہ پر روسی فوج کے خلاف قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. برطانوی وزارت دفاع نے جاری بیان میں کہا کہ روسی ریاست کو حالیہ عرصے میں سب سے بڑے سیکیورٹی چیلنج کا سامنا ہے. یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ ویگنر کی بغاوت سے پتہ چلتا ہے کہ روس میں مکمل طور پر افراتفری پھیل چکی ہے. انہوں نے روسی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی افواج جتنی دیر تک یوکرین کی سرزمین پر رہیں گی, روس کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچے گا. یورپ کے مشرقی حصے کی سلامتی مکمل طور پر ہمارے دفاع پر منحصر ہے. یورپی ممالک نے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرینی فوج کو F-16 طیاروں سمیت تمام ضروری ہتھیار فراہم کرے. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ صدر پیوٹن بغاوت کی کوشش میں معافی کے معاہدے پر مجبور ہوئے, جبکہ آسٹریلیا نے یوکرین کے لیے $74 ملین کے نئے امدادی پیکج کا اعلان کیا. یہ رقم نئی فوجی گاڑیاں اور توپ خانے کے گولہ بارود کی فراہمی پر خرچ کی جائیں گی. دوسری جانب چین نے ویگنرز کی ناکام بغاوت کے بعد روسی فیڈریشن کی قیادت کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین روس کے قومی استحکام کو برقرار رکھنے میں اس کی حمایت کرتا ہے اور کشیدگی میں حالیہ اضافہ روس کا اندرونی معاملہ ہے. بالکل جی, رپورٹ آپ نے دیکھی. سارے معاملے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں, سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے لیے, بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, بڑا زبردست تجزیہ اکثر مختلف معاملات پر ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور آج بھی ہماری خصوصی درخواست پر موجود ہیں ہمارے ساتھ. انہیں ویلکم کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام, تھینک یو فار. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے ڈاکٹر صاحب بہت معذرت, ہم نے آپ کو انتظار کرنا پڑا, اس کے لیے بہت معذرت آپ سے. اور معذرت کے ساتھ ہی بہت شکریہ سر, نوازش. سر ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو باغموت شہر فتح کر کے روس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی, بہت بڑے بڑے اس پہ دعوے کیے, یہ سارے دعوے, یہ ساری کامیابی دھری کی دھری رہ گئی جب ویگنر کے سربراہ جو ہیں وہ بغاوت جیسا بڑا اعلان کر دیتے ہیں. سر پہلے تو ذرا مجھے, میرے ناظرین کو یہ سمجھا دیجیے گا کہ اس کی اصل میں وجہ بنی کیا, یہ کب سے پکڑا تھا, کیونکہ اب یہ ساری کھچڑی کافی دیر سے لگتا ہے کہ پکڑی تھی, تیار ہو رہی تھی, جو اس طرح سے کھل کے ایک دم سے یہ چیز سامنے آئی بعد میں. جی, وہ گھر کی آگ جو ہے وہ زیادہ پریشان کرتی ہے اور زیادہ نقصان کرتی ہے. تو ویگنر جو ہے یہ روس کے لیے گھر کی آگ ہے. لیکن آپ کے اس ٹاپک کو, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے لیکن تھوڑا پیچیدہ بھی ہے, اس کو میری کاوش یہ ہوگی کہ میں اس کو سادہ الفاظ میں آپ کے ناظرین کے لیے بیان کروں. اور اس کے کچھ زاویے ہیں, اس کے چند زاویے ہیں. جب تک ان زاویوں کو یکجا کر اور میں آپ کو 30 سیکنڈ میں وہ زاویے بتا دیتا ہوں, اس کو جب تک ہم اس لحاظ سے نہ اس کا تجزیہ کریں تو وہ بات پورے صحیح طریقے سے وہ پہنچا نہیں سکیں گے ہم اپنے ناظرین تک. تو اب میں آ جاتا ہوں کہ اس کے دو تناظر بڑے ہیں اور باقی چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ جو جیو پولیٹیکل تناظر ہے جس پہ کہ دھیان کم جاتا ہے,
اور اس کو جیسے پاکستان بھی جو پولیٹیکل تناظر میں آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ کیا سلسلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے رشیا میں ایک تو جیو پولیٹیکل تناظر، اور جب میں جیو پولیٹیکل تناظر کا ذکر کرتا ہوں تو یوکرین میں جتنے ممالک یکجا ہو کے یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں، نیٹو سے لے کے اور یو ایس سے لے کے، اور وہ اس تناظر کا ایک حصہ ہے. اب آ جاتے ہیں ویگنر پر. کہ دوسرا اس کا زاویہ یہ ہے کہ ویگنر جس کو کہ 2014 میں جس کی تخلیق کی گئی، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جس طرح بلیک واٹر کو تخلیق دی گئی تھی افغانستان کے لیے، عراق کے لیے اور باقی ممالک کے لیے، اسی طریقے سے ویگنر گروپ کو تخلیق کی گئی. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے طور پر شروع میں اس کی ابتدا کی گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے 50,000 تک لوگ پہنچ گئے. اور انہوں نے اب جو لیبیا میں ہے، سوڈان میں ہے اور سیریا میں، اس کے علاوہ مالی میں، ان تمام جگہوں پر ویگنر گروپ کو ایز اے فارن پالیسی کا حصہ رشیا نے اس کو فارن پالیسی کے طور پر ویگنر کو وہاں بھیجا. تو ویگنر نے کافی کام کیے ہیں رشیا کے لیے، پوٹن کے لیے. اب رہا سوال کہ یہ بات کہاں بگڑی کہ جہاں ویگنر جو گھر کا بھیدی تھا وہی اگر اس نے لنکا دانا شروع کیا تو وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک، جیسا کہ میں نے کہا کہ جس طرح پوٹن خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف باہر کی بھی سازش ہے، تو بالکل یہ ہو سکتی ہے اور اس کی کبھی چانسز ہیں. اور باہر کی سازش اندر اس وقت آتی ہے جبکہ آپ کے اپنے گھر میں کچھ دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں، کریکس آنا شروع ہو جائیں. تو کیونکہ رشیا میں کریکس آنا شروع ہوئیں تو ویگنر نے 2-3 چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یقیناً اس کو ہوا ملی باہر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ویگنر کی کچھ اختلافات ڈیفنس منسٹری اور ڈیفنس کے ساتھ ہونے لگی. تو یہ انہوں نے، لیکن خالی وہ وجہ نہیں ہو سکتی، صرف انہوں نے کو اس لیے کیا، یعنی کہ بغاوت اس لیے کی اور اس لیے روس کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا کہ وہ حکومت چینج کریں. اور ظاہر ہے پھر یوکرین کا مسئلہ بھی اسی طرح، وہ طاقتیں جو یوکرین کے مسئلے کو بغیر صحیح جنگ لڑے ہوئے حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اہداف وہ حاصل کر لیں. تو یہ اس کے تمام مقاصد تھے. اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم اس کا اینگل ہے. وہ یہ ہے کہ جب ڈومیسٹکلی پوٹن جب ویک ہوگا تو اس کے باہر کی فارن پالیسی، یعنی جو باہر اس نے اپنا انفلوئنس برقرار رکھا ہوا ہے یا انفلوئنس اپنا، جس طرح کہ میں نے اپنی کنٹریز کا بتایا اس میں، اور اس کے علاوہ رشیا نے اپنی بڑی اچھی ڈپلومیسی کے ساتھ مڈل ایسٹ میں کافی اپنی انویسٹ کر لی. پہلی دفعہ 25 سالوں میں پوٹن نے میڈیٹرینین سی میں اپنے بحری جہاز، یعنی اپنے جنگی جہاز لا کے کھڑا کر دیے سیریا کی پانی کے حدود میں اور بیسز پر. سر یہ نقصان ہو چکا ہے جس طرح سے اس سارے ایشو کو پوری دنیا کی جانب سے اور خاص طور پر یوکرینی صدر کی جانب سے اچھالا جا رہا ہے کہ جی ان کے تو اپنے گھر کے اندر یہ سب ہو گیا، ان کے فوج ان کے خلاف ہے، ان کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، اور یہ جو بغاوت ہوئی ہے یہ ان ساری چیزوں کا مظہر ہے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں نا زیلنسکی کی جانب سے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے، جس طرح ابھی آپ نے خود فرمایا، کہ اس سے فرق تو کہیں نہ کہیں آئے گا، اس جنگ کے اوپر بھی اثرات ہو رہے ہوں گے واقعتاً، یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رشین پریزیڈنٹ کی پرسنالٹی اتنی سٹرونگ ہے یا ان کے فیصلہ کرنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اس سے کچھ خاص فرق پڑنے نہیں والا ہے، بس وہ اس کو ایسے سمجھیں گے کہ ایک چیز ہوئی اور بس ختم ہو گئی؟ نہیں، ایسا بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کئی عرصے کے بعد 90 کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ وہاں بغاوت کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اور وہاں جب بھی کسی ملک میں بغاوت ہوتی ہے یا بغاوت کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ بغاوت کے باغیوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پہلے سے کسی نہ کسی لحاظ سے بجھے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے سپریس ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں پوٹن کو اس وقت تھوڑی سی دقت آئے گی. دیکھتے یہ ہیں کہ اس پر حاوی ہونے میں کہ چائنا کو آپ اس میں درگزر نہیں کر سکتے. بہت سارے اہداف رشیا اور چائنا کے ایک ساتھ چل رہے تھے، خاص طور پر مینا میں مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ میں. نارتھ افریقہ میں بھی جہاں رشیا کام کر رہا تھا وہاں چائنا اس ڈومین سے ہٹ کر کام کر رہا تھا تاکہ ایک ملا جلا ایفرٹ ہو اور جس کے تحت اہداف حاصل ہو سکے. اب چائنا کو یہ گیپ جو ابھی بڑھے گا کچھ دن کے لیے، پوٹن اپنے فارن پالیسی جس میں وہ بہت ایگریسو تھے
उन मामलात में जहां जहां जिन ममालिक के मैंने नाम दिए जैसे सूडान हो, और तो साथ इस तरह से इसका दे एक रहे हैं बहुत सर कि अभी बरतानिया ने कहा यह जा रहा है कि 17,000 यूक्रेनी फौजियों की तरबियत मुकम्मल की है, 40,000 फौजी जो हैं वो अगले साल तरबियत मुकम्मल कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के लिए जंगी इमदाद का ऐलान कर रहा है और खासी बड़ी जंगी इमदाद का ऐलान कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं बगावत एक अपनी तरफ, लेकिन ज़ाहिर है वो भी इसमें किरदार अदा कर रही होगी जो यूक्रेन में हुई, लेकिन क्या वाकई यूक्रेन की अफवाज जो हैं वो रूस पर भारी पड़ती नज़र आ रही हैं, और क्या ये सारी चीज़ जो है ये जंग का नक्शा तब्दील कर सकती है? महसूस नहीं होता, क्योंकि जंग बड़ी लंबी जंग मुझे नजर आती है। अच्छा। रूस जब तक के पुतिन है, जब तक कि ये निजाम कायम है और जब तक ये हुकूमत कायम है, उस वक्त तक तो नजर नहीं आता। और जाहिर है अगर वैगनर जैसी ग्रुप को मिला के अगर किसी लिहाज से कोई और बगावत हो जाए तो उसके बाद जाहिर है मामला तो खुद मुख्ता। अभी देखिए कि वेस्टर्न पूरा मुल्क जो आपने भी जिक्र किया, ममालिक वेस्टर्न कंट्रीज के और उनके एलाइज और यूएस, उन्होंने यूक्रेन को, आपने कहा कि क्या ये जंग जीत जाएगा? यूक्रेन जंग जीतने में तो खैर कामयाब होना उसका तकरीबन नामुमकिनात में से है, लेकिन वो नुकसान काफी करता जाएगा। जो उनको जदीद टेक्नोलॉजीज दी गई हैं और खास तौर पे दुनिया की पहली यूएवीज जो अनआर्म व्हीकल्स हैं, जो बगैर पायलट के उड़ा के और उसके जरिए मिसाइल फायर किया जा रहा है, इसकी दुनिया की पहली एक स्क्वाड्रन बना लिया है। सही, नुकसान बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। और आप ये समझते हैं, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ कि जंग जो है ये भी तवील चलने वाली है, और इसमें अभी इतनी सख्त है रशिया के अंदर कि वो बावजूद दूसरे ममालिक के सपोर्ट के कहीं ना कहीं अपने लिए कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई रास्ता इसमें निकाल रहा होगा। मेरे ख्याल में इस पे जमील साहब हमें एक और सेशन आपके साथ करना होगा। ये जो जंग के दौरानिए पे हमने बात की है ना कि कब तक चल सकती है, क्योंकि चाइना ने भी इंटरवीन किया है, दूसरे ममालिक भी तैयार हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये ख़त्म हो क्यों नहीं रही है? इस पर हम चाहेंगे कि ईद के फ़ौरन बाद हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हों, दोबारा आपसे टाइम ले रहे हों, लेकिन आज आपने वक्त निकाला। जमील अहमद खान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। नज़र रुख करेंगे भारत का, जहां मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरी अक़लियतों के साथ नारवा सलूक किसी से ढका छुपा नहीं है। इंतहा पसंद RSS के गुंडे कभी मुसलमानों को गाय का गोश्त ले जाने के इल्ज़ाम पर जान से मार देते हैं, तो कभी सरे बाजार बांध कर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अब तो ईसाइयों की इबादत गाहें भी इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों से महफूज नहीं रही हैं। नाज़रीन, भारत की जो मक्कारी है और झूठ है, इस पर दुनिया हैरान है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां अमेरिकी हुकाम के सामने जहर उगलते हुए ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ मुतशद्दिद हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो खुद कई दहाइयों तक दहशतगर्दी का शिकार रहा है। भारत दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से कबल दुनिया को ये तो बताए कि पाकिस्तान में पकड़ा जाने वाला कुलभूषण यादव कौन था। खुद भारत हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। उसने लाखों कश्मीरियों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। कौन नहीं जानता है कि इंतहा पसंद हिंदू अक़लियतों का कत्ले आम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी से कबल भारत को ये भी बताना चाहिए था कि सिखों समेत जो मुख्तलिफ रियासतों के लोग हैं भारत से आज़ादी क्यों चाहते हैं, इसकी वजह क्या है। आखिर कोई तो बात है कि भारत के मुल्क नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और चीन समेत किसी भी हमसाया मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात नहीं हैं। अक़वाम आलम को इस मामले से कभी भी चश्मपोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए है, लेकिन ये चश्मपोशी इख्तियार की जा रही है। इस मामले पर मेरे साथ आज गेस्ट होंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी और भारतीय सदूर के मुश्तरका बयान पर अमरीका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को गुज़िश्ता शाम वज़ारत ख़ारजा में तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका भारत मुश्तरका बयान में गैर ज़रूरी, यक तरफा और गुमराह कुन हवालों पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और मायूसी से अमरीका को आगाह किया गया।
मुश्तरका बयान में नरेंद्र मोदी और जो बाइडन ने पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन भारत के खिलाफ मुतशद्दद हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दफ्तर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि अमरीका ऐसे बयानात जारी करने से गुरेज करे जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद और सियासी बयानिए की हौसला अफजाई के तौर पर समझे जाएं। तर्जमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी के शोबा में तावन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है और ये कि एतमाद और इफामो तफहीम पर मरकूज माहौल पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नागजीर है। दूसरी जानब अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतराफ किया कि कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से मुतासर हुई। मानते हैं कि पाकिस्तान ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुक्काम से इस सिलसिले में मुसलसल राब्ते में हैं जो 2023 के इंसदादे दहशतगर्दी के डायलॉग का हिस्सा था। भारत की इंसानी हकूक की तंजीम सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने इंतहा पसंदी के बढ़ते वाकयात पर 2022 को भारत के लिए मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत, इम्तियाजी सलूक और जुल्म तशद्दुद का साल करार दिया। यही सलूक रवां साल के आगाज से भी जारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हस्बे रवायत इस बार भी व्हाइट हाउस में झूठ और हट धर्मी का सहारा लिया। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का कहना था कि इंसानी हकूक पर भारत से तशवीश उठाते रहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। मोदी दुनिया की आंखों में तो धूल झोंक सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसका चेहरा कितना भयानक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बीजेपी के इक्तदार में आने के बाद अक़लियतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। भारत तो वो मुल्क है जिसने लाखों बेगुनाह कश्मीरियों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। कश्मीरी कई दहाइयों से हक की खुद इरादियत से महरूम हैं, जहां आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि वहां गाय अहम है या इंसान, जहां गाय का गोश्त ले जाने पर सरे बाजार शहरी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। आए रोज हमले करके अक़लियतों के लिए जमीन तंग की जा रही है। मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई रियासतें इस वक्त पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आग में जल रही हैं। बेगुनाह अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन भारत में इंसानी हकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जियों पर इक़वाम आलम चश्मपोशी इख्तियार किए हुए हैं। भारत हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस रहा। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान के अलावा नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और चीन से भी तल्लुकात खराब होना वाज़ेह करता है कि भारत एक मुतकब्बिर और इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है। रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन जो भारत के अंदर है वो हमने आपको बताई। कुछ पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह से जारी जंग में हज़ारों जानें कुर्बान की हैं और बहुत ज़्यादा भारी माली नुकसान उठाया है, इस हकीकत को हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर नज़रअंदाज किया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका और भारत के मुश्तरका एलामिया में भी, जिसे पाकिस्तान ने एक तरफा और सिफारती इक़दार के मनाफी करार दिया है। संगीन इंसानी जराइम में मुलव्वस होने के बावजूद अमेरिका का मोदी की जानिब झुकाव जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है, सवालिया निशान उठाता है। नाज़रीन, अमेरिका और भारत मुश्तरका तौर पर क्या करने जा रहे हैं और भारत के जंगी जुनून की तकमील के लिए अमेरिका किस तरह के मुआहदे कर रहा है, आज इस पर हमारे पास एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट्री, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर गेस्ट पे बात करेंगे इस पर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानें कुर्बान की, लेकिन इन काविशों के बावजूद अमेरिका भारत का मुश्तरका एलामिया एक तरफा और सफारती इक़दार के मनाफी है। संगीन इंसानी जराइम में मुलव्विस होने के बावजूद मोदी की जानब अमेरिका का झुकाव हैरान कुन और सियासी चालबाजी है। इंसानियत के मुजरम मोदी को आलमी लीडर का खिताब देना अमेरिका की अपनी नजरियाती असास से मुतसादम और जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। अमेरिका का ये रवैया चीन के बारे में इसकी तशवीश का मजहर भी है। भारत आलमी सतह पर हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, मगर भारत की बड़ी मार्केट में अमेरिका को अपने मफादात नजर आ रहे हैं। ये और भी हैरान कुन है कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर मोदी को मजीद हथियारों और टेक्नोलॉजी की फराहमी पर आमादा है, जो खुद फस्तायत के पैरोकार हैं और अपने मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हनीमून कब तक चलेगा। इसके बरक्स के मोदी अमेरिका से क्या वसूल कर रहा है। आज के भारत में गैर हिंदुओं को गैर भारतीयों के तौर पर डील किया जा रहा है।
है। यहाँ मुसलमान बदतरीन इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। उनका कत्लेआम किया जा रहा है। उनकी रिहाइश गाहों और इबादत गाहों को मिस्मार किया जा रहा है। मुसलमानों की तरह मसीही भी महफूज नहीं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और किसी खौफ के बगैर गिरजाघरों पर हमले किए जाते हैं। मणिपुर में मुआशरती इंजीनियरिंग के लिए मोदी ने फिरका वराना तशद्दुद की खुली छूट दे रखी है। मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरी भारत के गस्बाना कब्जे में हिंदू इंतहा पसंदी के लिए आसान हदफ बन गए हैं। मोदी भारत की अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, टैक्स अथॉरिटीज व दीगर रियासती अदारों को अपने हिंदुत्व एजेंडे की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंसानी हकूक के दीगर आलमी अदारे गाहे बगाहे मोदी के भारत में इंसानी हकूक की सरीह पामालियों पर आवाज उठाते हैं। बाइडेन इंतजामिया संगीन जराइम के बावजूद मोदी सरकार से कुर्बत बढ़ा रही है। अमेरिका को समझना होगा कि मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद ये पेशरफ्त अमेरिका की सफारती तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल जी, रिपोर्ट भी आप देख चुके हैं और अभी आपने देखी है स्पेशल डॉक्यूमेंट्री, ये जो मुश्तरका एलामिया अमेरिका और भारत की जानिब से जारी किया गया है और जिस तरह से इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है, अब वो इंतहाई अफसोसनाक है और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इस पर रिएक्शन दिया है, रिएक्शन दिया भी जाना चाहिए था। लेकिन ये हुआ क्यों है, ये कुछ हम समझेंगे जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से, सीनियर तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा कि नरेंद्र मोदी वो शख्सियत जिन्हें अमेरिका में दाखिले पर जिनकी पाबंदी थी, पाबंदी क्यों थी वो सभी जानते हैं, वो वजूहात कुछ ख़त्म नहीं हो गई हैं। जो कुछ इन्होंने गुजरात के अंदर किया, जो कुछ इन्होंने भारत के अंदर किया या जो कुछ ये भारत के अंदर कर रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बस वजह यह है कि अमेरिका की तरजीहात तब्दील हो गई हैं। ओके, फेयर इनफ, आप दोनों के अपने कुछ मामलात हैं, भारत के अमेरिका के अपने अपने मफादात जुड़े हैं, उन मफादात में ये इंसानी हुकूक को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कीजिए, किस कोई क्या कर सकता है, आप सुपर पावर हैं, आपको कोई क्या कह सकता है। लेकिन ये तो नहीं कीजिए कि इसमें खामखा में पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उन पर आप सारे का सारा इल्ज़ाम धरने की कोशिश करें। इस पर तो रिएक्शन बनता था, हमने रिएक्शन दिया भी है। आपका तज्जिया क्या कहता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात यह है कि किसी को भी शुतर बेमहार नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे वो भारत हो या चाहे वो अमेरिका सुपर पावर हो। हाँ, सुपर पावर तो अब मेरे ख्याल में खाल खाल ही रह गया अमेरिका, क्योंकि जब से यूक्रेन की जंग हुई और जिसके अंदर भारत ने बड़ा वाज़े जो है वो इनकार कर दिया अमेरिका की साइड लेने से, क्योंकि भारत का तकरीबन 50% जो दिफाई इन्हिसार है, जो उनका इक्विपमेंट है, वो इस टाइम पे रूस से आता है और तकरीबन 11% जो है वो अमेरिका से आता है। अब अमेरिका की ये ख्वाहिश है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा असले का खरीदार है, अमेरिका ये चाहता है कि किसी सूरत वो तमाम का तमाम असला उनसे खरीदा जाए। लेकिन अमेरिकी असले जो है जब किसी को देता है तो उसके साथ शराइत आयद करता है। ये कोई बाइडेन पहले आदमी नहीं है, क्योंकि ओबामा जाते जाते अपने आखिरी हफ्ते में वो तकरीबन कोई 68 जो दिफाई मुआहदात थे वो भारत को दे के चलते बने थे। अब इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, ये है एक अहम बात। अब इसके अंदर बहुत सारी नुक्ता चीनी है। पहली बात यह है कि जो आपके सवाल की तरफ दोबारा आऊंगा कि पाकिस्तान के लिए क्यों, एक तो इसके अंदर देखें दो धारी तलवार है। इसके अंदर एक तो यह है कि भारत को यह फायदा है कि जो उसका पाकिस्तान के साथ एक उसको मुसीबत पड़ती है, पाकिस्तान उसकी हेजमोनिक पॉलिसीज को चैलेंज करता है, उसकी जो एक उसके दस्ते शफकत के नीचे नहीं आना चाहता, बल्कि उसके दस्ते शफकत को तस्लीम ही नहीं करता। अब ये तो है भारत को तकलीफ। अब अमेरिका को ये तकलीफ है कि चीन जो कि एक उभरती हुई सुपर पावर है और जो इसने अपने आप को मुतअद्दिद जगहों के ऊपर मनवाया है अपना लोहा, चाहे वो ब्रिक्स बैंक के हवाले से हो, यानी कि मईशत के हवाले से, या फिर उसका जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में डील कराना हो, मशरक़ वुस्ता के अंदर चीन का उभरता हुआ किरदार, वस्ती एशिया में जो तिजारती मंडियों तक का कयाम, सी पैक और वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, अब उसके अंदर तमाम के अंदर पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान के सरहदों को इस्तेमाल किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है अब्दुल्ला साहब के भारत की हिमायत लेने के लिए वो जहां और बहुत सारे ममालिक की हिमायत खो चुका है, वो पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात कहीं खराब ना कर बैठे, जिस तरह से ये मुश्तरका एलामिये जारी किए गए हैं।
पाकिस्तान देखिए, पहली बात यह है कि ये सारी बात करने की जरूरत क्यों पेश आई, आखिर क्या यस। वजह थी कि ये, इसका मतलब है क्या ये अमेरिका की ख्वाहिश है या भारत की ईमा के ऊपर हुआ? यानी कि भारत का इन्फ्लुएंस इतना हो गया कि जाहिर है कमिला हैरिस वहां मौजूद है, वहां उनके रुकने कांग्रेस और सेनेट, वहां का सेनेट मौजूद हैं, और भारत की एक बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है, और जी। अब तो कल्चरल पार्टनर के तौर पर वो सामने आ रहे हैं। कौन सा कल्चर कॉमन है ये बताए ना, ताकि पता चले कि हमें अमेरिका और भारत का कल्चर, भारत के अंदर तो अपना कोई कल्चर नहीं है, 29,000 मुख्तलिफ उनके जो फिके हैं वो वहां मौजूद है। यानी कि जो एक नाउजुबिल्ला जो उनके बुत है उसको नहीं मानता वो, तो दूसरे वाले को अगला नहीं मानता। तो ये तो उनका तफरकाबाजी का आलम है। आपने अभी ये बात की कि इंसानी हकूक के ऊपर, देखिए बुचर ऑफ गुजरात का जो, यानी कि गुजरात का कसाई का लक़ब जो है, ये पाकिस्तान ने तो दिया नहीं था, ये तो अमेरिका ने दिया था, और अमेरिका ने उन पे पाबंदी हमने लगाई नहीं थी, अमेरिका ने खुद लगाई थी, बिल्कुल लगाई थी। और किस वजह से लगाई थी वो सबको पता है। हाँ, चाइना ने उन पे पाबंदी लगाई थी। और हद यह है कि जो कश्मीर के अंदर जो उनका कोर कमांडर था भारत का, उसको जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर उसको इनकार कर दिया था। एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर को इनकार कर दिया था कि आप चीन के दौरे पे मत आए, और चीन का यह आलम था कि उन्होंने सादे कागज पे कश्मीरियों को वीजा दे दिया, लेकिन भारत के पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि बड़ी बात तो वो भी है ना, जो बीबीसी ने जो बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज, जो पूरी सीरीज इन साहब के ऊपर बनाई, और उसके बाद बीबीसी जैसे इदारे के साथ, उसके वर्कर्स के साथ क्या हुआ, किस तरह से उसके टीम मेंबर्स को हरासा किया गया, वो चीज़ें भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। बड़ी बात तो ये भी है अब्दुल्ला साहब, जो अमेरिका में जब मोदी सरकार पहुंचे हैं तो वहाँ जिस तरह से अमेरिका के अपने लोग और बड़ी अहम शख्सियात जिस तरह से इसको तनकीद का निशाना बना रही हैं, जैसे अभी आप पिछले सवाल के जवाब में फरमा रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को क्या इग्नोर कर दिया जाएगा, पसे पुश्त डाल दिया जाएगा या नहीं? इसमें जो अब पाकिस्तान की आवाज़ भी शामिल हुई है, और जिस तरह के उनके चीफ्स को यहाँ पे बुलाया गया है, उनसे कहा गया है कि देखें आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक मुल्क के साथ ताल्लुक बढ़ाना चाहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे ताल्लुकात ख़राब करके तो हमारी कुर्बानी दे के उनके साथ ताल्लुकात सही करें। तो आपको लगता है कि उन आवाज़ों से जो अमेरिका के अंदर उठी फ़र्क नहीं पड़ा, जो दुनिया भर जानती है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट हिट किया गया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के इस तरह से कुछ बोलने से कोई बदलाव, कोई इस एलामिये में कुछ तब्दीली, कुछ ऐसा मुमकिन होगा? नहीं, फर्क तो बहुत पड़ेगा, इससे अच्छा। ऐसी बात नहीं है। 75 कांग्रेसमैन और सेनेटर जब खत लिखते हैं और जिन पे 58 लोगों के दस्तखत मौजूद हैं, जो कहते हैं, और एंटनी ब्लिंकन का भी ये जवाब है कि हम उनसे पूछेंगे इंसानी हकूक की, देखें ना, पामाली के ऊपर आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर अमेरिका एक जगह नजरअंदाज करेगा तो उसको दूसरे ममालिक के हवाले से भी नजरअंदाजी इख्तियार करनी पड़ेगी। अब जो पाकिस्तान के हवाले से बात है, देखें पाकिस्तान का इंटरेस्ट है जो वॉशिंगटन में नहीं है, लेकिन पेंटागन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत है, और पाकिस्तान एक तवील अरसे के लिए उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। अभी दोबारा खित्ते में जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान की फिर जरूरत पड़ेगी, और यही पेंटागन जो है वो वॉशिंगटन को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाइडन की तरह और इसी तरीके से ओबामा की तरह, आपको याद है एक और भी साहब थे, ट्रंप, जिन्होंने हाउडी मोदी की बकायदा वहां जलसा करने की इजाजत दी थी। और ये कश्मीर के जब मामला हो गया तो उसके बाद अमेरिका अगर इस किस्म की काम करेगा तो नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान जो है इस पूरी सूरत हाल से बदजन हो जाएगा और बिल्कुल अमेरिकी क्लब से बाहर निकल जाएगा, जिसका इंडिया जो है वो हमारी वजीर खारजा जो है स्टेट मिनिस्टर हिना रब्बानी साहिबा, वो इसका बात कर चुकी हैं इसके ऊपर। लेकिन असल बात यह है कि हम पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, न्यूक्लियर रियासत, और वो भी आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर। क्या अमेरिका इनको दूर कर सकता है? क्या अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है? क्या अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि पाकिस्तान मुकम्मल झुकाव रूस और चीन की जानिब जो है वो चला जाए और मशरिक वुस्ता के अंदर उभरते हुए नए अलायंसेस जो हैं उनके साथ खड़ा हो जाए? अभी उत्तराखंड के अंदर जो इन्होंने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की थी चाइना के बॉर्डर पे, जो हिमालय के पहाड़ों के पास है, तो इससे चीन का क्या असर पड़ा? देखिए ना, दूसरी तरफ लद्दाख में चीन ने डंडे मार मार के फौज को, जो भारत की फौज थी उसके कुछ तकरीबन 66 लोग जो थे उनको वहां उन्होंने मार डाला। तो ये तो भारत की जो आर्मी है उसका ये नतीजा है। तो अमेरिका ने गलत जो है, गधे के ऊपर, मैं घोड़ा नहीं कहूंगा,
गलत गधे के ऊपर जो है वो बेट लगा दी है। आरएसएस जैसे गुंडा गर्दी करने वाले लोग, दहशत गर्दी फैलाने वाले, जो इसी टाइप और के इस पर ऊपर हम जो देख एक रहे हैं जमाने कि में पूरी दुनिया समेत ज़ाहिर अमेरिका के अपने अंदर भी और दुनिया के दीगर ममालिक में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को मालूम है कि मोदी का असल किरदार है क्या है, मोदी की शख्सियत असल में है क्या है, जो गुजरात के ज़माने से सभी देखते चले आ रहे हैं और अब तो मज़ीद वो ऑब्वियस हो गई है ज़ाहिर जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने। बहुत शुक्रिया बहरहाल अब्दुल्ला साहब आपके तज्ज़िये के लिए, सर आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जी, सीनियर तज्ज़िया कार, आप उनका तज्ज़िया इस हवाले से सुन रहे थे, ख़ास तौर पर जो मुश्तरका एलामिया भारत और अमेरिका की जानिब से आया है उस पर मुश्तरका एलामिया पर जिस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, अपना रिएक्शन और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है, उस पर वो हमसे बात कर रहे थे। अच्छा जी, जहाँ बहुत सारे मामलात जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बिगड़ते हैं, बनते हैं, दुनिया उससे बहुत मुतासर होती है, इसी तरह एक और चीज़ जो दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है वो है शदीद मौसमियाती तब्दीलियाँ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ ये सब हो रहा है और इससे होने वाली तबाही जो है वो हम सब देख रहे हैं। कुछ सालों से पाकिस्तान समेत खित्ते के कई ममालिक इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन, हर 3 से 7 साल के दरमियान दुनिया जो है वो 2 मुख्तलिफ तग़य्युरात का सामना कर रही है। पहली मौसमियाती लहर को एल नीनो का नाम दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि पहले से शदीद गर्म ममालिक का दर्जा हरारत जो है वो और बढ़ जाएगा, वहाँ और गर्मी हो जाएगी। दूसरी मौसमियाती लहर जो है उसको लानीना का नाम दिया गया है, जिससे बहरुल काहिल का दर्जा हरारत कम हो जाता है। इस लहर के मौसमी असरात करीबी ममालिक पर रोनुमा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता 8 साल इंसानी तारीख के गर्म तरीन साल करार पाए हैं। अच्छा नाज़रीन, जिस वक्त ये एल नीनो लहर अपना असर दिखाती है उससे समंदर में जज्ब होने वाली जो हरारत है वो फ़ज़ा में खारिज हो जाती है। मुख्तलिफ़ खित्तों में हीट वेव्स आती हैं, खुश्क साली देखी जाती है, जंगलात में आते ज़दगी होती है, सैलाब जैसी मौसमियाती आफात का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मी की शिद्दत से खुश्क साली के असरात भी बढ़ते हैं। आलमी इदारे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2023 से 2027 के दौरान आलमी दर्जा हरारत जो है उसकी कमी के बजाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद बढ़ जाएगा, ये बताया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में नाज़रीन ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान, हमारा मुल्क, अभी शामिल है, जिसने सैलाब की सूरत में बहुत भारी जानी और माली नुकसान उठाया है। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों के क्या असरात रुनुमा हो सकते हैं, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो देखिए। फिर हमारे साथ माहिर माहौलियात होंगे मुनीर अहमद साहब, उनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है जी। कभी जून में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है और कभी जून में इतनी गर्मी पड़ जाती है जो इससे पहले के जून जो रहे उसमें कभी नहीं पड़ी है। तो ये बदलती हुई मौसमी सूरत हाल, इस पर हम बात करेंगे मुनीर अहमद साहब से एक ब्रेक के बाद, नॉट आफ्टर ब्रेक, इन फैक्ट आफ्टर दिस रिपोर्ट। रवां साल ज़मीन को आलमी दर्जा हिरारत में इजाफे की 2 धारी तलवार का सामना है। ग्रीन हाउस गैसेस की अखराज के बायस मौसमियाती तब्दीलियां जमीन के दर्जा हिरारत बढ़ा रही हैं। इसके साथ साथ मौसमियाती रुझान अल नीनो का भी आगाज हो चुका है। अल नीनो वो मौसमियाती रुझान है जिसके बायस पहले से शदीद गर्मी का सामना करने वाली दुनिया का दर्जा हिरारत मजीद बढ़ जाएगा और गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा कीमती जानों के ज़िया का बायस बनेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल नीनो की आखिरी सख्त लहर 2014 से 2016 के दरमियान देखने में आई थी, जिसके दौरान आलमी सतह पर दर्जा हिरारत में इजाफे के नए रिकॉर्ड्स बने थे। लेकिन 2023 में हालिया गर्मी की लहर के आगाज के साथ ही दर्जा हिरारत में इजाफे के रिकॉर्ड बनना शुरू हो गए हैं। चीन समेत मुतअद्दिद मकामात को हीट वेव्स का सामना है। शंघाई शहर में मई के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हिरारत 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और इस गर्म लहर ने 100 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। दारुल हुकूमत बीजिंग में भी जून में गर्मी का 60 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा 41.1 डिग्री तक चला गया। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसी लहर के नतीजे में बहरे अल काहिल के पानी का बड़ा हिस्सा मामूल से कहीं ज्यादा गर्म और जमीन के मजबूरी दर्जा हिरारत में इजाफा होता है। इसके मुकाबले में लानीना के दौरान बहरे अल काहिल का दर्जा हिरारत कम होता है। अल नीनो के दौरान समंदर में जज्ब होने वाली हिरारत फिजा में खारिज होती है। यही वजह है कि अल नीनो के दौरान आलमी औसत दर्जा हिरारत में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो जाता है और मुख्तलिफ खित्तों में हीट वेव्स, खुश्क साली, जंगलात में आती जदगी
اور سیلاب جیسی موسمیاتی آفات کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ بحر الکاہل کے قریب واقع ممالک پیرو اور ایکواڈور میں آنے والے دنوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں اور سیلاب جیسے مسائل بڑھ جائیں گے۔ امازون خطے میں جنگلات میں آتی زدگی کا خطرہ، جبکہ کولمبیا اور وسطی امریکہ میں گرمی کی شدت اور خشک سالی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں النینو کے باعث ہیٹ ویوز، قحط سالی اور جنگلات میں آگ لگنے کی شرح بڑھنے کا امکان ہے۔ رپورٹس کے مطابق سمندری طوفانوں سے امریکہ، بھارت، بنگلہ دیش، جاپان اور کوریا متاثر ہو سکتے ہیں۔ نومبر سے جنوری کے دوران النینو کی شدت معتدل رہنے کا امکان 84%، جبکہ زیادہ سخت رہنے کا امکان 56% ہے۔ جون کے اوائل میں عالمی اوسط درجہ حرارت گزشتہ برسوں کے دوران اسی مہینے ریکارڈ ہونے والے درجہ حرارت سے لگ بھگ 1 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ تھا، جس پر کچھ سائنسدانوں نے پیشگوئی کی تھی کہ 2023 انسانی تاریخ کا گرم ترین سال ہو سکتا ہے۔ اب بھی یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ النینو کی اصل شدت 2024 میں نظر آئے گی۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں پر۔ یہ موسمیاتی تبدیلیاں بہت تیزی سے اور بہت تباہ کن اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں بھی لائی ہیں۔ ابھی کچھ حالیہ سیلاب کے اندر بھی ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اس رپورٹ میں بھی اس کا تذکرہ تھا۔ کچھ انہی ساری چیزوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، کچھ اس پر مزید انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ منیر احمد صاحب سے، ماہر ماحولیات ہیں، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم منیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا منیر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ابھی ایک لاسٹ ایئر بھی اور ابھی اس سال بھی ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ جون ہمارا بڑے سکون میں گزرا، شروع کے جو دن تھے 2-4 دن، اور اس سے پہلے مئی سارا تو ہم نے ایسے گزار دیا کہ جیسے یہ مئی کا مہینہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ خاص طور پر اسلام آباد، راولپنڈی میں ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا تھا کہ جی موسم تو اتنا خوشگوار ہو گیا، کیسے ہو گیا، اور ہم سب کے موڈ بھی اچھے ہو گئے تھے۔ لیکن اب یہ جو جون ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے لگتا ہے کہ اس سے پہلے اتنا گرم جون ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو سر، یہ جو سڈن چینجز آ رہے ہیں، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہم خود ہیں، ماحول کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ تو فیئر انف، ہم درخت نہیں لگا رہے ہیں۔ لیکن سر، یہ تو کافی عرصے سے کہ درخت نہیں لگ رہے تھے، اب اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی میں اتنی کیوں تیزی آ گئی سر؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے نا، ایک تو سب سے پہلے مجھے آپ کو آپ کی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ نے بہت ٹیکنیکل طریقے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بتایا اور ناظرین کو آگاہ کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں سارے فینومینا کے، وہ آپ بریف کرتے ہیں، شکریہ سر۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا آپ کو پتہ ہے ویریبل ویدرز ہوتے ہیں کہ ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ موسم ہے اور اس کے بعد کچھ۔ میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے موسم بڑے حسین اور خوبصورت ہوتے تھے، اب بہت شاخسانہ ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب اس کا تو ہمیں دیکھنا ہے، لیکن میں اگر ہم کوئی 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو اسی شہر کا موسم بہت اچھا ہوتا تھا اور جون بھی اتنا شدید نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ وقت گزرا ہے اور مئی جو ہے ابھی چند روز بہت اچھے رہے اور جون ایک دم بہت شدید گرمی ہوئی اور ہم کوئی 40 سے اوپر چلے گئے۔ بعض پاکستان کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر 50 سینٹی گریڈ کے اوپر درجہ حرارت تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت ماحولیاتی تبدیلی جو کچھ ہم نے کیا ہے اور جتنی کاربن اور دوسری گرین ہاؤس گیسز ہم نے وہاں اپنے اخراج کیا ہے، اس کا شاخسانہ تو بھگتنا ہے۔ پاکستان نے چونکہ اس میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی بھگتنا ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 سے لے کے 2027 تک۔ جی سر، 1.5 ڈگری۔ سر یہ ذرا ہمارے لیے اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیجیے گا نا۔ یہ سننے میں تو لگ رہا ہے کہ اوکے فائن، دس از جسٹ لائک 1.5 ڈگری سیلسیس یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا سر؟ کس طرح سے پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا، بہت زیادہ فرق پڑے گا، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر 2 درجہ حرارت زمین کا اوسط درجہ حرارت 2 سے زیادہ اور بڑھ جاتا ہے تو بہت زیادہ آپ کو سمندری طوفانوں کا اور بارشوں کا اور ہیٹ ویوز کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے کوئی 1 ہفتے سے ہم شدید ہیٹ ویو اب یعنی گرمی کی جو لہر تھی اس کے نرغے میں تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہسپتالوں کے اندر ہیٹ ویو سے متاثرہ لوگ بھی لائے گئے، اور بہت اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بعض جگہوں کے اوپر فارسٹ فائر جو جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پانی کے ذخائر میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ سر یہ 4 سال جو ہیں،
ابھی یہاں سے 2027 تک اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں سر؟ ہمارے بس میں کچھ ہے ابھی اگر ہم کچھ درخت لگا لیں؟ ابھی کچھ کارز جو ہیں یہ پیٹرول پہ چلنے والی، ان کو اگر ہم الیکٹرک کارز میں کر لیں سر کچھ ہو پائے گا یا کہیں کچھ ہو رہا ہے؟ یقیناً دیکھیں، ایک جو گلوبل انوائرمنٹ ہے یا گلوبل کلائمیٹ ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی جو شدت ہے اپنے ہاں کم کرنے کے لیے ہم اپنے ہاں درختوں کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر جہاں پر ہم نے بلین ٹری سونامی کا بہت ذکر سنا، لیکن دوسری طرف جو ہاؤسنگ پالیسی ہماری آئی تھی اس کی وجہ سے زرعی زمینیں اور جو آرچرڈز تھے وہ سارے کے سارے جس کو ہم گرین لینڈ کہتے ہیں وہ ساری تباہ و برباد ہوئی ہاؤسنگ کے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا شاخسانہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فصلوں کی یا خوراک کی جو مقدار ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور اس کا لیکن اب ہمیں امیڈیٹلی کچھ سٹیپس ایسے لینے ہوں گے کہ اپنی جو ہاؤسنگ پالیسیز ہیں ان کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاں جہاں پہ جو ایگریکلچر لینڈز کا نقصان ہوا ہے یا ابھی کچھ بچی ہوئی ہیں تو ان کو بچانا چاہیے۔ اور یہ ہر شہری اگر اپنے گھر کے سامنے ہی صرف 2 درخت لگا لے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 26 کروڑ لوگ ہیں تو 26 کروڑ کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو کتنے زیادہ درخت بن جائیں گے۔ میں نے اور میرے بیٹوں نے کافی سارے درخت لگائے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے باہر، ابھی انفیکٹ ہم نے لوکارٹ کے اور باقی پودے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ زبردست، بہت اچھا کیا آپ نے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوکل ٹیمپریٹ ہے وہ اس سے آپ اس کو تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہت ڈفرینس ہے، آپ یقین کریں کہ جب ہم ایک برج کراس کرتے ہیں راولپنڈی کا اسلام آباد کے لیے تبھی اتنا فرق ظاہر ہونے لگ جاتا ہے کہ درخت سے کتنا فرق آتا ہے اور کتنا نمایاں فرق آتا ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس میں کوئی زیادہ محنت لگتی نہیں ہے۔ 2 درخت اگر ایک گھر بھی لگانا شروع کر دے، ایک فیملی بھی لگانا شروع کرے، ویسے تو کہتے ہیں کہ ہر فرد اگر 2 درخت لگائے تو یہ تو ماحول کے لیے بڑا ہی اچھا ہے۔ اس کو اتنا مشکل بھی نہیں ہے میرے خیال میں۔ آپ نے بجائے اشارہ کیا کہ ہمیں ایسی کمپینز چلانے کی ضرورت ہے، اور آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ پچھلی حکومت میں کمپین تو ایک چلائی گئی، سو کالڈ ایک کمپین تھی، سو کالڈ اس لیے کہ جتنی جگہ پہ آپ درخت اگا نہیں رہے تھے اس سے زیادہ جگہ جہاں درخت آلریڈی اگے ہوئے تھے آپ ان کو گرا کے، جو پتہ نہیں کتنی سالوں کی محنت کے بعد اگے تھے، وہاں پہ آپ نے بڑی بڑی جو رہائشی منصوبے ہیں وہ آپ نے شروع کر دیے، تو بہت نقصان ہوا اس سے ہمیں۔ آئی وش اور ہم آپ سے بات کر پاتے، لیکن بہت شکریہ منیر احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی معلومات آپ سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں ہمارے ماحول کی بہتری کو لے کر۔ منیر احمد صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ مجھے اجازت دیجیے، اب میری ملاقات ہو رہی ہوگی آپ سے کچھ روز کے بعد، شاید نیکسٹ منڈے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، عید اچھے سے منائیے گا اور دوسروں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شریک کیجیے گا، کیونکہ خوشیاں جو ہیں ہمیشہ شیئر کرنے سے بڑھتی ہیں اور دکھ جب ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ شیئر کرنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ اسی نوٹ پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، جاتے جاتے پروگرام میں ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔ سوڈان کی پیراملٹری فورس نے عید الاضحیٰ کے باعث 2 روزہ فائر بندی کا اعلان کیا ہے۔ پیراملٹری فورس کے سربراہ محمد حمدان حمیدتی نے امید ظاہر کی کہ عید کے ایام سوڈانی عوام کے درمیان مفاہمت کا موقع ثابت ہوں گے اور وہ اس جنگ سے زیادہ متحد اور مضبوط ہو کر نکلیں گے۔ دبئی حکومت نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے لیے مفت پبلک پارکنگ اور میٹرو کے اوقات میں توسیع کر دی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اسلامی تہوار کے لیے میٹرو، بس، ٹرام کے اوقات کار میں تبدیلی کی ہے، جبکہ دبئی میں پبلک پارکنگ بھی 4 دن تک مفت استعمال کی جا سکے گی۔ 27 جون سے جمعہ 30 جون تک کثیر سطحی ٹرمینلز کے علاوہ ادا شدہ زونز میں بھی پارکنگ فیس لاگو نہیں ہوگی۔ فیس کا دوبارہ اطلاق ہفتہ 1 جولائی سے ہوگا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ نیوم اور دی لائن منصوبوں سے نئی تہذیب تخلیق ہو رہی ہے۔ دی لائن سعودی عرب کے عظیم منصوبے نیوم کا حصہ ہے، جو کہ مملکت کے شمالی حصے میں واقع ہے اور اس امر کا عکاس ہے کہ 21ویں صدی میں شہری علاقوں کی رہائش کیسی ہونی چاہیے۔ سعودی ولی عہد کے مطابق دی لائن منصوبہ سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرے گا اور شہروں کی جدید انداز میں تعمیر اور طرز زندگی کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ شمالی کوریا میں کورین جنگ کے آغاز کو 73 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہزاروں افراد دارالحکومت پیانگ یانگ میں جمع ہوئے اور امریکہ مخالف نعرے لگائے۔ حالیہ مہینوں میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور شمالی کوریا نے کئی میزائل تجربات کیے ہیں، جن پر امریکہ اور جنوبی کوریا نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بغیر پائلٹ طیاروں کے بعد اب بغیر ڈرائیور ٹرک نے بھی کام شروع کر دیا۔
जर्मनी के बाद रूसी ऑटो मेकर ने ऐलान किया है कि रूस में ड्राइवर के बगैर ट्रकों ने माल बर्दारी का आगाज कर दिया है। कंपनी की प्रेस रिलीज के मुताबिक मजमूई तौर पर 4 डिजिटल माल बर्दार ट्रक एक नीम ट्रेलर के साथ एक रोड ट्रेन के हिस्से के तौर पर दोनों शहरों के दरमियान कार्गो ले जाएंगे। ये खुद कार ट्रक दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, 650 किलोमीटर के रास्ते पर दोनों शहरों में बगैर रुके चलेंगे। ट्रक सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग, ईंधन भरने और देखभाल के लिए रुकेंगे। जर्मनी के शहर बर्लिन में 16वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स मुकम्मल हो गईं। गेम्स में शिरकत करने वाले कौमी दस्ते के अरकान कराची पहुंच गए। कराची पहुंचने पर स्पेशल खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बर्लिन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने 11 खेलों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने गेम्स में 10 गोल्ड मेडल्स हासिल किए।